व्यक्ति संसार की किसी भी वस्तु के प्रति ऐसा भाव नहीं रखता कि ये वस्तु मुझे बिना किसी मूल्य के प्राप्त हो जाए। हमें पता है कि कोई भी वस्तु हो उसका अपना एक मूल्य है, उसके लिए समय देना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा। लेकिन व्यक्ति इस साधन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण नहीं रखता। हमारा अर्थ है शरीर के प्रति। जिस शरीर के माध्यम से आप प्रत्येक कार्य करते हैं, हर एक वस्तु को प्राप्त करते हैं, उस शरीर के लिए सोचते हैं कि बस हमें समय ना देना पड़े, हमें कोई प्रयास ना करना पड़े और हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। ऐसा नहीं हो सकता। आपको समय तो देना होगा, प्रयास तो करना ही होगा। और यकीन माने आप, जो प्रयास आप शरीर के लिए करते हैं, जो समय आप शरीर को देते हैं, आपको एक दिन लगेगा कि यही मेरा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा निवेश था जो मैंने अपने लिए किया। क्योंकि शरीर ठीक नहीं है तो कुछ भी आपको बेहतर नहीं लग सकता, अच्छा नहीं लग सकता। हाँ, ये अवश्य किया जा सकता है कि कुछ ऐसे अभ्यास किए जाएं जिससे कि कम समय में ही बड़े लाभ, अच्छे लाभ, अधिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हों। और आज का हमारा अभ्यास कुछ इसी प्रकार का है। आज हम बात कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम के विषय में। यहाँ पर सजगता ये रखनी होगी कि जो इस अभ्यास में गलतियां की जाती हैं, उन गलतियों को आप सुधार लें और आप देखेंगे कि ये अभ्यास ही आपके लिए अमूल्य हो जाएगा, वरदान हो जाएगा। हमारे योगियों ने भी कहा है कि न च रोगो न च क्लेश आरोग्यम च दिने दिने, कि जो इस अभ्यास को करेगा, न च रोगो, शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, न च क्लेश, और मानसिक स्तर पर जो क्लेश होते हैं उनसे भी व्यक्ति बचेगा, यानी कि मानसिक स्थितियां भी ठीक रहेंगी। आरोग्यम च दिने दिने, और प्रतिदिन उसका आरोग्य का जो स्तर है वो बढ़ता बढ़ता और बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये अति महत्वपूर्ण अभ्यास हो जाता है। यहाँ पर कुछ और चीजें भी मैं आपके साथ साझा कर दूं। पहली बात ये कि इस अभ्यास से आपके शरीर की जो डिटॉक्स प्रणाली है वो बहुत बेहतर हो जाती है। जो आपकी श्वासें हैं, इन श्वासों के माध्यम से ही आपके शरीर के 60% टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर जाते हैं। अगर सांसों के प्रति आप सजग नहीं हैं तो समझो ये टॉक्सिन्स शरीर में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और ब्लड में भी इंप्योरिटीज बढ़ना शुरू हो जाती हैं और इससे आपका प्रत्येक अंग, पूरी तरह से आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और इस अभ्यास को जब आप ठीक तरीके से करते हैं तो प्राण वायु का स्तर शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। एक एक कोशिका तक प्राण वायु अधिक मात्रा में पहुंचती है तो शरीर में ऊर्जा का निर्माण अधिक हो पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी में ऊर्जा का निर्माण हो ही नहीं सकता। ये एक प्रोसेस है जो कि ठीक से नहीं चलेगा। साथ ही साथ चाहे आपकी त्वचा हो, चाहे आपका शरीर का कोई और अंग हो, जब उनकी कोशिकाएं बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी तो आपके चेहरे पर चमक भी होगी, उम्र का प्रभाव नहीं दिखेगा और आप अच्छा अनुभव भी करेंगे। तो इस प्रकार से ये अभ्यास आपके लिए अति उपयोगी हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको किन गलतियों को सुधारना है, किन सजगताओं को रखना है। यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि कैसे बैठ करके हम अभ्यास करें। हम दिन भर में देखते हैं कि व्यक्ति जहाँ भी बैठे हुए होते हैं इस तरीके से कमर को झुका करके बैठे हुए होते हैं, जिससे कि उनका ऐसा ही अभ्यास हो जाता है। जब वो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो तब भी वो धीरे धीरे ऐसे ही कमर को झुका लेते हैं। एक कारण तो है कि अभ्यास ऐसा हो गया कमर झुका करके बैठने का। दूसरी बात यह है कि गलत तरीके का आसन है, इसकी वजह से भी कमर झुकनी शुरू हो जाती है। और ये जो आप कमर मोड़ करके बैठते हैं ये आपके पाचन तंत्र के ऊपर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर और आपके श्वसन तंत्र के ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव रखती है ये आदत। क्योंकि जब आप ऐसे बैठे हैं तो आपके पाचन तंत्र के अंगों पर एक दबाव आ जाता है और पाचन के क्षेत्र में काम करने वाली वायु, जिसे समान वायु कहा गया है, ये भी प्रभावित होती है, ठीक से काम नहीं कर पाती है। इसी तरीके से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नाभि से नीचे का क्षेत्र जो अपान वायु का क्षेत्र है वो भी प्रभावित होता है और इससे आपकी मल निष्कासन प्रणाली, शरीर से मलों का बाहर जाना और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रभावित होता है। करना क्या है, देखिए आप, अगर आप इस तरीके से बैठे हैं तो आपके इस स्थिति में पैर ऊपर की तरफ गए हुए हैं और आपके नितंब नीचे की तरफ आए हुए हैं। ग्रेविटी का भी प्रभाव पड़ता है, आपकी कमर धीरे धीरे झुकनी शुरू हो जाती है और जो पैर ऊपर की तरफ उठे हुए हैं इसकी वजह से भी कमर धीरे धीरे झुकती है आपकी।
ऐसा प्रभाव होगा। तो इसके लिए करना क्या है, हमारे योगियों ने जो अभ्यास दिए हैं, जो आसनों के अभ्यास हैं, उनका प्रयोग करना है। सबसे पहली यहाँ पर बात होगी कि आप सुखासन में ही अगर बैठना चाहते हैं तो इस तरीके से एक तकिया ले लें, ब्लॉक ले लें और उसके ऊपर आप बैठें। इस तरीके से बैठेंगे तो आपके पैर नीचे आ जाएंगे, आपके नितंब ऊपर उठ जाएंगे और आपको सीधा बैठने में बड़ी ही सुविधा होगी। पहली बात। दूसरा अभ्यास हमारा यहाँ पर रहेगा वज्रासन का अभ्यास, जो कि सरल है करना, सभी कर सकते हैं। घुटनों में कोई समस्या है तो ना करें, लेकिन सामान्यतः आप कर सकते हैं। इसमें भी कमर बिल्कुल सीधी रहती है, तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास ऐसे बैठ करके भी बिल्कुल किया जा सकता है। इससे आगे हम पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं और सिद्धासन का अभ्यास कर सकते हैं। पद्मासन सिद्धासन के विषय में पहले मार्गदर्शन किए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा करवा देंगे, वहां से आप विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। अभी हम सिद्धासन में बैठ करके ये अभ्यास करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला विषय हुआ। दूसरे स्थान पर आप समझें, जो एक बड़ा प्रश्न है कि भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास में हमें छाती से सांस लेना है या फिर पेट से सांस लेना है। ध्यान दें, इस अभ्यास में आपको छाती से ही सांस लेना है। सांस अंदर भरेंगे तो छाती ही, लंग्स ही आपके एक्सपेंड होने चाहिए। लेकिन वो कब होंगे, जब आप अपनी स्पाइन को एक्सटेंडेड रखेंगे, खींच करके रखेंगे। आप खुद भी करके देखें, अगर आप यूं अपनी कमर को खींचते जाते हैं और सीधा करते जाते हैं तो अपने आप ही आपका पेट अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाता है और आपकी छाती फैलनी शुरू हो जाती है। अगर आप इस तरीके से बेंड होते जाएंगे तो ऐसे ही आपकी छाती जो है संकुचित होती जाएगी, पेट आपका शिथिल होता जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी स्पाइन को खींच करके रखना है ऊपर की तरफ और तब आपको अभ्यास करना है। फिर आप जब सांस अंदर भरेंगे तो इस तरीके का अभ्यास होगा और आपकी छाती यहां पर फैलेगी। सांस अंदर जा रहा है तो थोड़ा तो पेट बाहर आपका आएगा, लेकिन ये उदरगत श्वसन नहीं है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग नहीं है, ये चेस्ट ब्रीथिंग है। भस्त्रिका प्राणायाम में ऐसा आपको ध्यान रखना है। ये हमारा दूसरा विषय हुआ। तीसरे स्थान पर आपको अपने हाथों की स्थिति पर ध्यान रखना है। कई व्यक्ति इस तरीके से हाथों को रखेंगे और आगे की तरफ हाथों को रखेंगे, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। कारण इसमें यह है कि जब आप हाथों को आगे खींच के रखेंगे तो कंधे आपके आगे की तरफ आ जाएंगे और जब कंधे आगे आएंगे तो आपकी छाती के ऊपर एक दबाव पड़ेगा और छाती ठीक तरीके से फैल नहीं पाएगी। इसमें आवश्यक क्या है कि आप अपने हाथों को इस तरीके से पीछे लेकर के आएं और कंधों को पीछे ले जाएं, जिससे कि छाती को फैलने के लिए पर्याप्त स्थान आपकी मिल सके। तो आप अपने हाथों को भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास में इस तरीके से घुटनों के ऊपर रखते हैं और सम्मुख देखते हैं, तब आप अभ्यास करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक होगा। तो हाथों को इस तरीके से रखना है, तब आपको अभ्यास करना है। ये हमारा तीसरा विषय हुआ। चौथे स्थान पर आप समझे आपकी नासिका की स्थिति कैसी रहनी चाहिए। यह भी विशेष सजगता है, बारीक बात है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान देना उतना ही अनिवार्य है। देखिए, आप अगर आप अपनी नासिका को स्वाभाविक रखते हैं तो किस तरीके का श्वसन होता है। आपने भी जब कभी भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया होगा या किसी दूसरे व्यक्ति को करते हुए देखा होगा तो इस तरीके की आवाज आती हुई देखी होगी। क्यों ये आ रही है? क्योंकि आपने नासिका की स्थिति ठीक नहीं रखी। अब जब ये इस तरीके से घर्षण होता है तो जो आपकी नासिका की कोमल आंतरिक झिल्ली होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और कई बार सर का भारी हो जाना, कई बार नासिका में जलन हो जाना, इस तरीके की स्थिति भी बनती है। इससे बचने के लिए क्या करना है? आपको अपनी नासिका को थोड़ा सा खोल करके रखना है, प्रयास पूर्वक थोड़ा सा खोल करके रखें। एक बार आप देखें, तो ये आपकी सजगता हुई कि आपको प्रयास पूर्वक अपनी नासिका को खोल करके रखना है, एक्टिव रखना है। इससे भी अभ्यास आपका इंप्रूव होगा, बेहतर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर पांचवें स्थान पर जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे आपने सांस को लिया, जिस गति से आपने सांस को लिया, जितने समय में आपने सांस को लिया, वैसे ही आपको सांस को बाहर छोड़ना है। अगर आप ऐसे अभ्यास करते हैं, ये अभ्यास सही नहीं होगा। सांस को लेने में आप कम समय लगा रहे हैं, सांस को छोड़ने में आप अधिक समय लगा रहे हैं,
ऐसा नहीं करना है। एक जैसे ही आपको सांस को अंदर लेना है, वैसे ही उसी तरीके से सांस बाहर आना चाहिए, उसी गति से, उसी फोर्स के साथ आपका सांस बाहर आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वैसे ही अंदर, वैसे ही बाहर, उतना ही गहरा, उतना ही लंबा, उतना ही समय लगेगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। और छठे स्थान पर जो विषय है वो ये है कि आपको सीधा ही तीव्र अभ्यास नहीं करना है, तेज अभ्यास नहीं करना है, आपको धीरे धीरे से अभ्यास को बढ़ाना है। बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के इसमें अभ्यास रहेंगे, उसके अनुसार ही इसकी गति आपको बढ़ानी है। सबसे पहली बात, आपको सही तरीके की स्थिति बना लेनी है और धीमा अभ्यास करना है। किस तरीके से, एक बार देख लें। ये आपका प्रथम चरण का अभ्यास होगा, जो कि आपको ऐसे करना है, धीमा अभ्यास करना है। ये हमारा पहला चरण हुआ। दूसरे अभ्यास में आपको इस सांस की गति को थोड़ा सा और बढ़ा देना है। थोड़ा तेज अभ्यास रहेगा, थोड़ा फोर्स बढ़ जाएगी। इससे शरीर में आपको तुरंत ऊर्जा का संचार भी अनुभव होगा, आप एक्टिव हो जाएंगे, आलस्य समाप्त हो जाएगा। देखें कैसे अभ्यास करना है। तो ये इस तरीके का आपका दूसरे चरण का अभ्यास रहने वाला है। इस अभ्यास पे जब आप आ जाएंगे तो फिर महीने तक, 2 महीने तक इसी गति से अभ्यास करते रहें। जब आपको इस अभ्यास में बिल्कुल सहज लगे, कोई चक्कर नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप अच्छा अनुभव कर रहे हैं, विश्रांति अनुभव हो रही है, ऊर्जा अनुभव हो रही है, तब इससे आगे बढ़ते हुए आप तीसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे और इस श्वास की गति को थोड़ा और बढ़ा देंगे। इस तरीके से आप एक बार देखें। ये आपके तीसरे चरण का अभ्यास है। यही आपको अंतिम अभ्यास समझना है और इसी गति से आपको अभ्यास करते जाना है फिर निरंतर। आप देखेंगे कि कितने अच्छे प्रभाव आपके लंग्स के ऊपर, आपके शरीर की ऊर्जा के स्तर पर पड़ रहे हैं। आपका पाचन अच्छा होना शुरू हो गया है, चेहरे पर एक स्वाभाविक चमक आनी शुरू हो गई है। जो दिन भर आलस्य बना रहता था, रात को आप सो लिए, दिन में भी सोने की आवश्यकता अनुभव हो रही है, ऐसी कोई स्थिति आपके साथ नहीं बनेगी। कितने ही लाभ आपको फिर इस अभ्यास से मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको इस अभ्यास को सुबह के समय करना है। सुबह के समय वायुमंडल में प्राण वायु अधिक मात्रा में होती है, तो इसके लाभ आपको ज़्यादा मिलेंगे। विशेष रूप से शहरों में तो संध्या में ये अभ्यास करें ही नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ जाता है। सुबह ही अभ्यास करें। जैसे हम अभी प्राकृतिक क्षेत्र पर हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आप कहीं रहते हैं, तो वैसी स्थिति में आप सुबह शाम दोनों ही समय अभ्यास कर सकते हैं, संध्या में भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अधिक लाभ जो मिलेंगे वो प्रातःकाल अभ्यास करने से ही मिलेंगे। तो इस प्राणायाम के विषय में आज हमने आपके साथ पूरी जानकारी साझा की। अपेक्षा है पूरा विषय आपको ठीक तरीके से समझ आ गया होगा। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।